कभी औरंगजेब की कब्र के नाम पर विवाद पैदा किया जाता है, कभी करनी सेना सड़कों पर बवाल करती है, हिंसात्मक बयान देती है, कभी मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती यात्रा के दौरान बवाल होता है, कभी मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा हो जाती है जिसमें 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते लम्हे के साथ छोटे छोटे दंगों में इस देश की जनता को उलझाकर रखने की साजिश रच दी गई है। एक राजनीतिक सोच ने खुद को बचाए रखने के लिए इस देश को बीमार बना देने का बीड़ा उठा लिया है दोस्तों। और आपको कहीं और नहीं देखना है, पिछले 24 से 48 घंटों में देखना है। आपकी स्क्रीन पर करनी सेना के इस प्रदर्शन को देखिए। सड़क को इन लोगों ने जाम किया। इन प्रदर्शनों में आप देख सकते हैं हाथों में तलवारें, भड़काऊ नारे लगातार लगाए जा रहे थे। पुलिस ने क्या कार्रवाई की, मैं जानना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांधा के बारे में एक बयान दिया था। आप उसका विरोध संवैधानिक तरीके से कर सकते थे, मगर नहीं। जैसे कि आप सुन सकते हैं, यह शख्स अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी। और बात वहां नहीं रुकती। करनी सेना के नेता हैं, माफी नहीं, हड्डी तोड़ कुटाई होगी। उसके बाद दोस्तों, यहां आप एक शख्स को देख सकते हैं। यह शख्स जो कह रहा है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं काटने के लिए। सुनिए क्या कह रहा है। नेशनल हाईवे को जाम किया जा रहा है, मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अपनी बात रखने के लिए। आप तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। एक पत्रकार ने यह वीडियो पेश किया है करनी सेना के एक्टिविस्ट का, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। इस नजारे को देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। जिस तरह के बयानात अखिलेश यादव के बारे में दिए गए, रामजी लाल सुमन के बारे में दिए गए, अगर कोई और समुदाय का व्यक्ति यह बयान देता तो उनके ऊपर यूएपीए की धाराएं लगा दी जाती। कई जगहों पर पुलिस खामोशी के साथ तमाशा देखती रही। नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ की जा रही थी। मैं फिर आपसे समझना चाहता हूं, अगर आपकी नाराजगी एक राजनेता के बयान को लेकर है तो क्या यह सब किया जाएगा? और अब एक और नजारा मध्य प्रदेश के गुना में। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के मौके पर यात्रा निकाली जाती है। सबसे बड़ी बात, इस यात्रा को निकाले जाने की इजाजत नहीं थी। यात्रा जाकर एक मस्जिद के सामने रुकती है। वहां पर दोनों पक्षों की तरफ से नारेबाजी होती है और फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। नतीजा, हालात बेकाबू, तनाव और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द। अब स्थानीय पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि इस यात्रा को निकाले जाने की अनुमति नहीं थी। तो जब इस यात्रा को निकाले जाने की अनुमति नहीं थी तो फिर आपने उसे निकलने क्यों दिया? यही बाराबंकी में हुआ, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ, बहराइच में हुआ। याद कीजिएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने से महाशिवरात्रि के मौके पर जुलूस निकाला गया। लेजर टॉर्च से जामा मस्जिद के गुंबद पर जो है वो निशाना साधा गया। इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है तो इंदौर के मऊ में मस्जिद के अंदर पटाखे फेंके जाते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या यह सामान्य बर्ताव है? क्या यह सामान्य बर्ताव है? आप लोगों को अंदाजा है, आप भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हो सकते हैं, आपके मन में अपने ही देश के नागरिकों के लिए जबरदस्त नफरत हो सकती है, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको अंदाजा है कि आप किस तरह से हर गुजरते लम्हे के साथ अराजकता में जी रहे हैं? यानी कि ऐसा लग रहा है कि देश को छोटे 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 दंगों में इस तरह से शामिल कर लिया जाए, उन्हें एंगेज किया जाए, और फिर आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी कोई तबाही आने वाली है जिसका आपको और हमको अंदाजा नहीं है। मैं समझना चाहता हूं दोस्तों, क्या यह सामान्य है? यही महाराष्ट्र में आज से नहीं, याद कीजिएगा, लोकसभा चुनावों से यह टी राजा सिंह मैदान में उतरता है। रोज अपनी सभाओं में मां बहन की गालियां मुसलमानों को दे रहा होता है, और फिर औरंगजेब के नाम पर बवाल पैदा हो जाता है। कहां? नागपुर, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जो औरंगजेब को लेकर बवाल हुआ, इसे किसने शुरू किया? प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने एक नहीं, दो नहीं, तीन बयान दिए थे औरंगजेब पर। इनमें से एक बयान था विधानसभा के अंदर। यानी कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह के बयानात दे रहा है, और नतीजा हम नागपुर में देख रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें ऐसी ही छोटी छोटी घटनाओं में शामिल करके
हमारे दिमाग में, हमारी नसों में जहर भरा जा रहा है ताकि आप और हम सही मुद्दों पर चर्चा ना कर सकें, ताकि आप और हम नौकरी ना मांग सके, ताकि आप और हम बेरोजगारी, महंगाई पर सवाल ना कर सकें। ये जो तमाम युवाओं की आप भीड़ देख रहे हैं ना, हाथ में तलवार लिए जो चल रहे हैं, ये लोग पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुके हैं। इन्हें यह बात नहीं समझ आ रही कि इनके हक में क्या है, इनके हक में क्या है, इन्हें यह बात नहीं समझ आ रही है। भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल लेकर आती है और उसका मकसद आप और हम सब जानते हैं। इसका मकसद यह नहीं था कि भाई भ्रष्टाचार का समाधान हो, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा गंभीर होती तो अमेरिका की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट गौतम अडानी के खिलाफ जारी कर दिया था। सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर किन उद्योगपतियों को क्या फायदा पहुंचा, इसको लेकर अब तक जांच नहीं कराई गई है। अगर आप भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर होते तो आप उस मामले में जांच कराते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। मगर फिर वक्फ बिल के जरिए हिंदू मुस्लिम करना, आए दिन प्राइम टाइम में जो डिबेट हो रहे हैं उसका मकसद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और फिर हम देखते हैं मुर्शिदाबाद में कुछ वहशी सड़क पर उतर जाते हैं और 2 लोगों को, हरगोविंद दास और उसके बेटे चंदन दास को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कुल 3 लोगों की मौतें होती हैं। वहां पर प्रदर्शनकारी ये धमकी दे रहे होते हैं कि ममता बनर्जी हमारे रहमो करम पर हैं, हम उनके रहमो करम पर नहीं। कोलकाता में स्थिति को अस्थिर करने की धमकी ये प्रदर्शनकारी दे रहे होते हैं। ये लोग इतने नासमझ हैं कि ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि यही तो भाजपा चाहती थी कि लोग सड़क पर उतर आएं और फिर उसको लेकर देश में एक माहौल बनाया जाए। ये नासमझ चाहते तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते थे और इसकी मिसाल शाहीन बाग थी। आपके सामने एक मिसाल थी कि हिंसात्मक शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रदर्शन कर सकते थे, मगर नहीं। पश्चिम बंगाल में उन मुसलमानों ने हिंसा का रास्ता अख्तियार किया। नतीजा आपके सामने है दोस्तों। अब जो पश्चिम बंगाल में हुआ, भारतीय जनता पार्टी उस घटना को लेकर जिहादी, आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। कह रही है कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, हिंदू भाग रहे हैं, जो आंशिक तौर पर सच भी होगा। यहां पर 2 चीजें दिखाई देती है, दंगाई भीड़ की सोच और दूसरी तरफ एक बेबस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वो दावा करती हैं कि हमने हालात पर काबू पा लिया, मगर बड़ा सवाल, 3 लोगों की मौतें कैसी हुई? भीड़ को यह इजाजत क्यों दी गई? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दिखाई दे रहा है हर तरफ दोस्तों कि ऐसे ही दंगों में, ऐसे ही हालात में लोगों को उलझाकर रखा जाए ताकि आप और हम सही मुद्दे पर चर्चा ना कर पाएं। यह देश पीछे देख रहा है। इस देश के सिर को दफन किया जा रहा है एक शुतुरमुर्ग की तरह। हम कब्रें खोद रहे हैं साहब। 300 साल पुरानी कब्रों पर बहस हो रही है। आपको अंदाजा है कि मानसिक तौर पर आपकी क्या हालत हो गई है? कायदे से प्रशासन को, देश के मुख्यमंत्रियों को इस पर सख्त तेवर अपनाना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त पर निगाह डालिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो 80% बनाम 20% की बात करते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिनके बयानों ने औरंगजेब को लेकर जो बवाल पैदा हुआ, उनके वो बयान उसका कारण बने रहे। मोहन यादव जो लव जिहाद पर फांसी देने की बात करते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, आए दिन ये व्यक्ति जहर उगलता रहता है। कई बार आप विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि ये जो तमाम शख्सियात हैं, ये एक राज्य के, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनका काम है सिर्फ जहर उगलना। और समानांतर तौर पर हमारी अदालतें खामोश हैं। मगर अदालतों में जजों का अपना क्या किरदार है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज संजय कुमार सिंह, एक लड़की नशे की हालत में अपने दोस्त के घर में जाती है और वो, उसका दोस्त उसके साथ विश्वासघात करता है और उसके साथ बलात्कार कर देता है। उस व्यक्ति को बेल मिल जाती है और ये जज साहब कहते हैं दोष उस लड़की का है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई जजेस की ऐसी टिप्पणी सामने उभर कर आ रही है। एक जज के घर में से करोड़ों रुपए मिलते हैं, वहां आग लग जाती है, करोड़ों रुपए, बताया जाता है करीब 15 करोड़ रुपए। ये सब हो रहा है दोस्तों, मगर उस जज को भेज दिया जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। क्या कार्रवाई हुई बताइए? क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। पूरी फहरिस्त है आपके सामने। यह है इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही शेखर यादव। इन्होंने मुसलमानों के बच्चों की परवरिश के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने यह तक कहा, जबकि इन्होंने संविधान की शपथ ली है, कि इस देश का न्याय बहुमत यानी हिंदुओं के हिसाब से होगा। भड़काऊ बयान यह व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद के एक समारोह में दे रहा था। यह हालत हमारे जजेस की है। सुनिए क्या कहा था शेखर यादव ने। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। लंबी चौड़ी फहरिस्त है जजेस की साहब। हमारे सम्मानित जज जस्टिस अरुण मिश्रा खुलकर एक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। इसके अलावा सीजेआई चंद्रचूड़ अपने घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं गणेश चतुर्थी के मौके पर। मगर हां, जब चंडीगढ़ में एक व्यक्ति अनिल मसीह लोकतंत्र की चोरी कर रहा होता है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ गुप्त चुनावी चंदे के फैसले को पलट देते हैं, मगर उस मामले में जांच के आदेश नहीं देते हैं। पेगासस के मुद्दे पर यह सरकार सहयोग नहीं देती है, यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट मानती है, मगर साहब उस मुद्दे पर कोई सख्ती जो है वो नहीं लगाई जाती है। जब राम मंदिर पर फैसला आता है, तब आप देख सकते हैं तमाम जो जजेस हैं वो उसको लेकर जश्न मनाते हैं। यह तस्वीर उस बात की बानगी है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पर जजेस के किरदार पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह जजेस का काम है कि अगर कहीं हालात बिगड़ रहे हो तो वो सुओ मोटो नोटिस लेकर उन सरकारों पर नकेल कसें। मगर नहीं, हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं। जस्टिस अब्दुल नजीर, ये वो शख्स हैं जो राम मंदिर के फैसले में शामिल थे। उन्हें बाद में आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता है। जस्टिस अशोक भूषण, इन्हें एनसीएलटी का प्रमुख बना दिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, इनके कई फैसलों पर सवाल थे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज देती है। इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या उस मामले की जांच कराई गई है? इस शख्स ने खुद को क्लीन चिट दे दी। इससे ज्यादा कल्पना से भी विचित्र क्या हो सकता था बताइए ना। इन जजेस का काम है, जब देश में इस तरह से माहौल को भड़काया जा रहा है, तो वो सुओ मोटो एक्शन लें, नोटिस लें, कार्रवाई करें। मगर जजेस क्या कर रहे हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है। हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो सरकार के पिछलग्गू बने हुए हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर विवाद हुआ था, उसमें रणवीर अलाहाबादिया इसको लेकर बवाल हुआ था। इसके एक निहायत ही शर्मनाक बयान को लेकर बवाल हुआ था। अब इस व्यक्ति ने दोबारा अपने कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इस पर कोई गाज नहीं गिरी साहब। क्यों? क्योंकि इसने खुलकर भाजपा के पक्ष में प्रोपेगेंडा किया था। याद है स्मृति ईरानी का वो शर्मनाक इंटरव्यू, या एस जयशंकर का इंटरव्यू, या पीयूष गोयल का इंटरव्यू। खुलकर इस व्यक्ति ने भाजपा के पक्ष में प्रचार प्रसार किया था, और इन इंटरव्यूज के बदले में इसे क्या मेवा मिला था आप और हम सब जानते हैं। कथावाचक आज के दौर में जहर उगल रहे हैं। यह आदमी जो आया था योग गुरु बन के, आज की तारीख में लाला बन गया है, और अब शरबत जिहाद की बात कर रहा है साहब। आए दिन यह व्यक्ति जहर उगल रहा है। इसके निशाने पर रूह अफजा है, वो रूह अफजा जो न जाने कितने सालों से हमारी सोच, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, मगर इस व्यक्ति ने उसमें भी हिंदू मुस्लिम कर दिया। मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि हमारी सोच को बीमार किया जा रहा है? यही तो मिसालें हैं। सुनिए क्या कहा था रामदेव ने। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप
तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। और फिर ये धीरेन्द्र शास्त्री, वो एक गांव बनाना चाहता है, प्रॉपर्टी एजेंट बन गया है, कहता है ये हिंदू राष्ट्र की शुरुआत थी। ये लगातार संविधान का अपमान करता है, लगातार अपने कथा वाचन में अनर्गल बातें करता है। मगर इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपना छोटा भाई बताते हैं। याद है कि आप भूल गए? इस व्यक्ति से कोसों दूर रहना चाहिए भाजपा को, मगर नहीं। मगर भाजपा की क्या ही बात कही जाए दोस्तों, बलात्कारी राम रहीम को गले लगाते हैं, बार बार राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया जाता है, आसाराम की बेल को लगातार बढ़ा दिया जाता है। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि आसाराम के दरबार में भाजपा के कौन कौन से बड़े नेता, कौन कौन से पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंचे थे हाजिरी लगाने। और आप भी जानते हैं कि आसाराम के प्रति किस राजनीतिक दल का रवैया नर्म है। इस व्यक्ति को देखिए, कुमार विश्वास को, कहने को ये एक सो कॉल्ड कवि है, थर्ड क्लास शायरी करता है, अब ये व्यक्ति जहर उगल रहा है, ताजमहल पर अनर्गल बयान देता है। इसकी जबरदस्त फॉलोइंग है साहब, कथा वाचन करता है, जुबान का धनी है, भाषा का धनी है, मगर यह सिर्फ और सिर्फ जहर उगलने का काम कर रहा है। भाजपा के लिए खुलकर नफरती और जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया किसी तरह से राज्यसभा की सीट की भीख मिल जाए। ये हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स। सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर अश्लील टिप्पणी करता है। क्यों? क्योंकि सोनाक्षी ने एक मुसलमान से शादी कर ली थी। सैफ अली खान के मासूम बच्चे पर जहरीली टिप्पणी यह व्यक्ति करता है, और यह व्यक्ति रामायण के नाम पर कथावाचन कर रहा है। यह चाहता तो प्रेमानंद महाराज की सोच से सीख ले सकता था, या मुरारी बापू की सोच से सीख ले सकता था, मगर नहीं साहब, इसे भी जहर उगलना है। ये हैं हमारे कथावाचक। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सोच को बीमार किया जा रहा है, क्योंकि आपके सामने मिसाल दे रहा हूं मैं बाकायदा दोस्तों। रोज रोज विदाउट एनी एक्सेप्शन रोज छोटे मोटे दंगे हो रहे हैं, रोज कोई ना कोई भड़काऊ रैली निकलती है, रोज मस्जिदों के सामने बवाल होता है। अब मुर्शिदाबाद में मुसलमान सड़क पर उतर आए हैं, हिंसा करने लग गए हैं। आपको अंदाजा है कि आप और हम चल नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं बर्बादी की तरफ। दुनिया अर्थव्यवस्था को लेकर जो चुनौतियां आ रही हैं उस पर बहस कर रहा है। 2014 से पहले भारत विश्वगुरु था। क्यों? क्योंकि हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स वो देश का नाम रोशन कर रहे थे। मगर 2014 के बाद कोशिशें की जा रही है कि सिर्फ एक व्यक्ति को विश्वगुरु के तौर पर पेश किया जाए। मगर वो विश्वगुरु, जब चीन हमारे 21 जवानों को मौत की घाट उतार देता है, जब हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं, तो खामोश रहता है। और मैं बात प्रधानमंत्री की कर रहा हूं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति देश की तौहीन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों के सामने, तो प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, और फिर दावा किया जाता है कि ये विश्व गुरु हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जब आप मुझसे सवाल करते हैं कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, तो भारत ने क्या कदम उठाया? भाजपा ने क्या कदम उठाया? रोज प्राइम टाइम मीडिया पर जहरीले डिबेट्स करने से क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? बताइए। बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ, हिंदुओं पर हमला हुआ, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? आज बांग्लादेश के जो केयर टेकर हैं मोहम्मद यूनुस, वो खुलकर कह रहे हैं कि भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं, 7 सिस्टर्स, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वो समुद्र से नहीं जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बीच में बांग्लादेश है। चीन को बांग्लादेश के जरिए भारत तक पहुंचना चाहिए। यह व्यक्ति खुलकर इस तरह के बयानात दे रहा है। चीन हमें लगातार घेर रहा है, ये चुनौतियां हैं देश के सामने। मगर क्या आप और हम इस पर सार्थक चर्चा करते हैं? क्या प्राइम टाइम मीडिया इस पर चर्चा करता है? अगर बांग्लादेश पर चर्चा होती है तो सिर्फ और सिर्फ जहर के लिए। बांग्लादेश में जो बवाल है उसके लिए हम देश में दंगे वाले हालात पैदा कर रहे हैं। बताइए, क्या यह सामान्य सोच है? और न्यूज चैनल्स तो आप जानते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में यह शख्स हिरेन जोशी बैठता है। यह व्यक्ति रोज अपने व्हाट्सएप के जरिए सुबह सुबह संपादकों को संदेश देता है कि आज यह चलाया जाएगा,
आज इस तरह से विपक्ष के लोगों पर निशाना साधा जाएगा, आज इस तरह से प्राइम टाइम में जहर उगला जाएगा। आज हिरेन जोशी के सामने नतमस्तक हैं तमाम जहरीले न्यूज चैनल्स जो रेडियो रवांडा बन गए हैं। इसीलिए मैं इस कार्यक्रम में कह रहा हूं कि इस देश को बीमार बनाया जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ आपके लम्हों को, आपके मासूम लम्हों को बर्बाद किया जा रहा है, मगर आपको परवाह ही नहीं है। उल्टा मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो तमाम बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप में से कई लोग मुझे आकर गाली देंगे। मैं ये सवाल करता रहूंगा क्योंकि मुझे इस देश की चिंता है और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी हो, उसके अंध समर्थक हो, उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि उनकी सोच से इस देश को क्या नुकसान हो रहा है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये लोग यू टर्न लेंगे क्योंकि देश को बचाने का सिर्फ यही जरिया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।